गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. Hi Shweta. Hi Aarti, how are you? All good, all good. Yeah. We are on page number 59. हाँ, जिनको चाहिए वो तो पेज नंबर 59 हम लोग पढ़ रहे हैं रिकॉग्नाइजेस जजमेंट, ये वाला चैप्टर। और हमने कैरन और जूडी की जो जूडी ने जो कैरन को जवाब दिया, हमने सॉरी कैरन ने जो जूडी को जवाब दिया वो कल हमने देखा। और हमने ये सेकंड प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझा। और उन्होंने एक लास्ट में एक बात क्लियर की, जब मैं डिफेंडिंग बोलता हूँ या डिफेंस एक्शन बोलता हूँ या सेल्फ डिफेंस बोलता हूँ, तो वो जो साइकोलॉजी में का जो सेल्फ डिफेंस है वो ये नहीं है। हाँ, ये वाला जो सेल्फ डिफेंस है, इट इज एन एक्टिव स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजिंग। हाँ, जो चीज किसी चीज से छूटने के लिए, जहां पे तुम अटके हुए हो वहां से छूटने के लिए ये सेल्फ डिफेंस काम में आता है। सो अब आगे का पढ़ते हैं। द थर्ड प्रिंसिपल, द थर्ड प्रिंसिपल इज मोर ऑफ अ वार्निंग देन एनीथिंग एल्स। ये जो तीसरा, और एक बोला था ना मैम, हाँ, जजमेंट बोलते अटैक, उसका सिनोनिमस यस, बोलने के लिए। हाँ, सिनोनिमस। जजमेंट बोला तो अटैक, और वो इसके आगे मैं जजमेंट के बदले अटैक ये शब्द यूज करूंगा। दोनों सिनोनिमस है। हाँ, बिल्कुल सही। यस ममता, थैंक यू। सो द थर्ड प्रिंसिपल इज मोर ऑफ अ मॉर्निंग देन एनीथिंग एल्स। अब जो तीसरा तत्व है, तीसरा प्रिंसिपल है, ये ज्यादातर वार्निंग है ये। हाँ, क्या है देखते हैं। इफ द कंटेंट ऑफ अ जजमेंट इज इन फैक्ट ट्रू। हाँ, तीसरा तत्व, अगर जो भी जजमेंट हम या दूसरा कोई हमें दे रहा है और अगर वो सही में सच है, तो नॉट जस्ट बिलीव टू बी ट्रू, मुझे ऐसा लगता है, नहीं, सच में वो सच बात अगर है, इट विल बी डबली हार्ड टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द अटैक और नेगेटिव वैल्यूएशन इम्प्लिसिट इन द जजमेंट। अगर वह जो बोला जा रहा है, अगर लाइक मैं सुंदर हूं लेकिन मुझे कोई बोलता है कि तू सिंपल लुकिंग है। अब मैं सुंदर हूं पर मैं खुद नहीं मानती कि मैं सुंदर हूँ, ठीक है, तो मैं प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं सुंदर हूँ जबकि मैं नहीं हूँ, वो बात अलग बनती है। यहाँ पे मैं सुंदर नहीं हूँ और खुद को सुंदर नहीं समझ रही, और सामने वाला मुझे बोल रहा है कि तुम दिखने में बिल्कुल सुंदर नहीं हो। ये जब तीनों चीज एक मत, वन ओपिनियन हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तब ये और कठिन बन जाता है। इस जजमेंट को रोकना, इस जज को चुप बिठाना और भी कठिन बन जाता है। जॉर्ज फेल्ट हिज वाइफ स्टेटमेंट्स वर ट्रू because in fact he had been insensitive in his reaction to his secretary's behavior। अब जॉर्ज की बीवी जो उसको नैग कर रही थी, उसको लगता है कि वो जो भी बोल रही है सच बात है। मैंने वो सेक्रेटरी के मन की अवस्था या कोई भी कंसिडरेशन चीज में न लेते हुए मैंने उसको डांट दिया, तो मैंने गलती की। मैंने गलती की, और मेरी बीवी जो बोल रही है वो सच है, वो मुझे मान्य है। गुस्सा किस चीज का था उसको, कि वो घड़ी 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 दोबारा 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 बोले जा रही थी, ठीक है। However, however, he couldn't see that the problematic truth was not that he was insensitive, but that being insensitive made him a bad person। अब उसने उसकी मन की अवस्था को ध्यान न देते हुए जो बोलना था बोल दिया, इसमें कुछ खराब नहीं है, लेकिन वो बोलने के वजह से उसे वो बुरा व्यक्ति है ऐसा जो महसूस कराया जा रहा है, उसका ये सारा प्रॉब्लम है। तो इसलिए उसको गुस्सा या दुख है।
This was the implicit truth he believed in that it made it very difficult for him to allow his feelings of anger and hurt at her attack. He never did allow himself to feel the hurt underlying the anger. गुस्सा उसको आया, लेकिन उसके अंदर तुम मुझे बुरा व्यक्ति कैसे समझ सकते हो, इसका जो दुख है वो दुख वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था। ये बात हो गई। दिस लीड्स अस डायरेक्टली टू द फोर्थ प्रिंसिपल। तो ये तीसरा प्रिंसिपल कि तीनों चीज अगर लाइन में एक ही अलाइन हो जाए तो वो और भी कठिन चीज हो जाती है। चौथा प्रिंसिपल ये है, इट डज नॉट मैटर इफ द कंटेंट ऑफ अ जजमेंट इज ट्रू, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट इट अटैक्स यू, इट अंडरमाइंस योर इफेक्टिवनेस, कैपेसिटी एंड द सेंस ऑफ वर्ड। हाय बच्चे, हो सोनू, हाँ चेंज करा आणि रेस्ट करा आम्याकडे, ऑलराईट, हाँ ठेवले आम्याच्या रूम मध्ये, भिजला का? ओके 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 ओके, आई फॉरगॉट रेकॉर्डिंग चालू आहे, जा। या सो चौथा प्रिंसिपल ये बताया है, it does not matter if the content of the judgment is true, what is important that it attacks you, it undermines your effectiveness, capacity and the sense of worth। तो क्या बोल रहे कि सच है या नहीं, जो भी बोला जा रहा है वो सच है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि जो भी बोला जा रहा है उसकी वजह से तुम्हें ऐसा महसूस किया होता है जिसकी वजह से तुम काम नहीं कर सकते, तुम्हारा इफेक्टिवनेस, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारी जो खुद की कीमत जो है अपने ही नजरों में अपनी कीमत गिर जाती है। तो न दिमाग ठीक से सोच सकता है, न दिल समझ सकता है, और तुम पैरालाइज हो जाते हो, तुम डिसआर्म हो जाते हो, और क्या बोले क्या करे तप ये हो जाता है, राइट। ये चौथा प्रिंसिपल है। वंस द अटैक इज डेल्ट विथ, वॉट एवर ट्रूथ इज इन्वॉल्व्ड कैन बी अंडरस्टूड। एक बार जो भी अटैक, जब देखो जैसे क्या नाम था उन दोनों का, कैरन और जूडी। जूडी ने कैरन पे अटैक किया, कैरन ने क्या किया, उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया, कि मैं खुद को बहुत ज्यादा शानी समझती हूँ और इसलिए पुरुष मेरे दोस्त नहीं होते, और क्योंकि तुम समझती हो तुम हो नहीं, राइट। और उसने क्या बोल दिया कि चलो अच्छी बात है तुम्हारा ये प्रॉब्लम नहीं है, हाँ यानी तुम उतनी होशियार नहीं हो, ये उल्टा उसने जवाब दे दिया, डिफेंस कर लिया और निकल गई वहां से। अब जो भी बात जूडी ने उससे कही थी वो सच है या नहीं, वो उधर से निकल जाने के बाद वो चाहे तो सोच सकती है, क्योंकि वो उसने जो बोला क्या ये बात में कोई तथ्य है, क्या इसमें कोई सच्चाई है, क्या सही में मैंने अपने आप को कम दर्शाने की जरूरत है, कि मेरी जो क्लेवरनेस है ये पुरुषों से हैंडल नहीं होती और इसलिए कोई मेरे साथ ज्यादा दिन टिकता नहीं, ये सब बातें वो बाद में सोच सकती है। वंस द अटैक इज डेल्ट विथ, whatever truth is involved can be understood. Real growth involves learning from mistakes and seeing the truth about what works and what doesn't. अब उसने, कैरन ने सोचना है, जूडी को तो जवाब दे दिया उसने, वहां से निकल गई, लेकिन उसने सोचना चाहिए कि सच में क्या ऐसा है, क्या मैं इतनी क्लेवर हूँ कि किसी भी पुरुष का ईगो मुझे हैंडल नहीं कर सकता, और इसलिए वो कुछ देर के बाद, एक दो डेट के बाद गायब हो जाते हैं, और मेरे पास आज कोई पार्टनर नहीं है, मुझे कोई पुरुष का साथ नहीं है, क्या ये सच है? तो अपनी जो भी गलतियां हैं, क्या वो मेरे ईगो के रूप में लोगों के सामने आता है? क्या मैं अपने ही ईगो को विनम्र बना सकती हूँ? हाँ, क्या मैं अपने ही कैपेसिटीज के बारे में डोमिनेंट ना रहते हुए मैं हम्बल रह सकती हूँ? ऐसी हमारी जो गलतियां हैं, ये गलतियों से हम सीख सकते हैं कि हमारे लिए सच्चाई क्या है। अगर उसे लगे कि नहीं बाबा, मुझे नहीं लगता कि मैं बिल्कुल सारा सोच विचार विनय करने के बाद
वो ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि मुझे नहीं लगता कि मैं ईगोइस्ट हूँ और मेरा ईगो पुरुष के ईगो को टकराता है, ये सच बात नहीं है और इसलिए मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। ये निर्णय उसका है, लेकिन कब वो निर्णय लिया गया? सोच समझ के लिया गया। विद द जज दो द ट्रूथ इज ओनली बेट टू हुक यू, लेकिन वो जो अंदर का जज होता है ना, उसके लिए कौन सी चीज सच्चाई है? क्या सच उसके लिए सच है? नहीं, उसके लिए तो वो जो जो भी बात है, अगर कोई सच्चाई है, वो तो वो तीर की तरह काम करता है। जैसे वो मछली पकड़ने को जो हुक डाला जाता है, वो हुक की तरह वो काम करता है। द ट्रुथ बिकम्स अ वेपन द जज यूजेस अगेंस्ट यू। वो जज के लिए तुम्हारी जो सच्चाई है, एक साधन की तरह, एक तलवार की तरह, एक वेपन की तरह वो यूज करता है। दैट इज अनदर important aspect of the judge to keep in awareness. The judge has no real interest in the truth itself. जो भी तुम्हारी सच्चाई हो, तुम कितने भी क्लेवर हो, कितने भी डल हो, वो जो भी तुम्हारी सच्चाई है, अंदर का जज वो साधन करके यूज करता है वार करने के लिए। वो जो सच्चाई है, उस विषय पे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस विषय के बारे में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। Now we have enough understanding to formulate a basic definition of an attack. And तो अब देखो, अब हम अटैक क्या है, अटैक किसको कहते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। An attack is any comment or statement that triggers an internal state of diminishment, feeling smaller, less than or devalued. अटैक या जजमेंट उसे कहते हैं जो जब बोला कहा जाता है, वो सुनने के बाद हम अंदर से बहुत छोटा महसूस करते हैं। हमारी कीमत हमारी आंखों में ही हम बुरी तरह गिर जाते हैं, हम बहुत छोटे बन जाते हैं। This definition complements the definition of judgment at the beginning of the chapter. तो ये चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने जो जजमेंट की व्याख्या की देखी, और ये वाली जो व्याख्या है, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। No one, especially your judge, has the right to provoke in you painful or deficient feelings that cause you to reject yourself or take you away from your present experience unless you ask for it. न तुम्हारे अंदर का जज, न बाहर का कोई व्यक्ति, किसी को ये हक नहीं है कि वो तुम्हें दुख दे या तुम्हें अंदर से बहुत ज्यादा छोटा महसूस कराए, ऐसा कुछ कह दे कि तुम खुद से ही दूर हो जाओ, तुम सेल्फ रिजेक्शन में चले जाओ, खुद को ही नकारना। ये भाव, ये प्रभाव किसी ने भी किसी पे भी कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी को कुछ नहीं बोलना कि जिससे वो अपने आप को छोटा महसूस करे। ठीक है, ये है। अनलेस यू आस्क फॉर इट, हाँ, अनलेस कि वो उसने खुद से उस चीज की मांग की हुई। क्या मतलब हुआ? इनटू ब्रैकेट यहाँ पे दिया है, इन सर्टन सिचुएशन सच एज अ थेरेपी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस you may request or have an agreement to allow this kind of input in order to explore difficult feelings and their origins. अगर तुम किसी थेरेपिस्ट के पास गए हो या तुम्हारे गुरु के पास बैठे हो और दिल की बात उनसे कह रहे हो, तो तुम कह सकते हो उनसे कि मुझे बहुत छोटा महसूस हो रहा है, मैं खुद से दूर चला गया हूँ, मैं कंप्लीट सेल्फ रिजेक्शन में हूँ, मैं ताकतहीन हो गया हूँ। जो भी कहना चाहते हो आप कह सकते हो। लेकिन कहाँ पे? थेरेपिस्ट के पास या कोई स्पिरिचुअल गुरु है कि जहां से तुम्हारे में एक बदलाव जो तुम्हें समझ सकते हैं, हाँ, ऐसे व्यक्ति के पास। ऑलराइट, अब यहाँ पे
एन इम्पॉर्टेंट नोट टू रिमेम्बर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुमने ध्यान रखनी है. नॉट ऑल स्टेटमेंट्स दैट एलिसिट पेनफुल फीलिंग्स आर अटैक. दुख देने वाला हर वाक्य अटैक होना जरूरी नहीं है. एंड नॉट ऑल पेनफुल फीलिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ एन अटैक. हर दुख किसी अटैक के वजह से ही होता है, ये भी जरूरी नहीं है. इज इट क्लियर? बात समझ में आई? राइट? हाँ, तो दुख है तो अटैक है, अटैक है तो दुख है, ये कंपल्सरी नहीं है. कैसा होता है? इन अदर वर्ड्स, जस्ट द फैक्ट दैट यू फील अनप्लेजेंट फीलिंग्स डज नॉट मीन यू आर अंडर अटैक. किसी ने तुम पे वार नहीं किया है, पर तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है. लेकिन तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है तो किसी ने तुम पे वार किया है, ऐसा जरूरी नहीं है. Someone may give you the news of a friend's illness, or tell you that he can't accept your invitation to dinner, or confront you with her desire to be more intimate with you. कोई जब तुम्हें ये कहता है कि कोई दोस्त की बीमारी के बारे में या किसी के मृत्यु में के बारे में बताता है तो तुम्हें दुख महसूस होता है, बराबर है. अब वो व्यक्ति ने वो बता के कोई अटैक नहीं की है. या दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि अगर कोई किसी को तुमने डिनर पे बुलाया और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता हूँ, और तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें दुख हुआ, इसका मतलब उसने तुम पर अटैक किया नहीं. या तो तुम किसी के ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हो, या सामने वाला तुम्हारे बहुत नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम उसको थोड़ा दूर रखना चाहते हो, और तुम्हें बुरा लगता है कि वो क्यों इतना पास आने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम दूर रखना चाहते हो, तो वो जो बुरा लगना है तो वो कोई अटैक नहीं है. ये कुछ उदाहरण हो गए. These types of statements may bring you uncomfortable feelings. तो ऐसा जब भी कुछ होता है तो तुम्हें सैडनेस यानी तुम्हें बुरा लगता है, डिसअपॉइंटमेंट तुम निराश होते हो, एंड प्रोटेक्टिवनेस और तुम्हें तुम्हारे अंदर वो भाव जागृत होता है जहाँ पे तुम उनको सुरक्षित रखना चाहते हो. सो प्रोटेक्टिवनेस. बट देयर वॉज नो इंटेंशन टू अटैक इन द स्टेटमेंट्स मेड. लेकिन जो भी बोला गया उसमें अटैक करने वाली कोई बात नहीं थी. Furthermore, if you do not take these feelings in some reflection on your self-worth, there is no attack involved internally either. हाँ, अगर किसी को तुमने डिनर पे बुलाया और वो नहीं आ सक रहा है, अगर तुमने ये सोच लिया हाँ क्यों आएंगे मेरे यहाँ, वो तो बड़े लोग हैं, तो ये अंदर का अटैक हो गया. बाहर से कोई अटैक नहीं था, पर अंदर से अटैक हो गया तुम्हारे सेल्फ वर्थ पे. ठीक है? अपने को छोटा समझना ना. हाँ, अपने आप को छोटा समझना. राइट? लेकिन अगर वो ना बोल दे और तुम बोल दो कि हाँ ठीक है चलो, नहीं जम रहा है, और तुम आगे उसको कुछ ना सोचो, तो ना अटैक हुआ है और ना डिफेंस की जरूरत है. कुछ नहीं हुआ, ना बाहर से अटैक हुआ ना अंदर से अटैक हुआ. ठीक है? सो you can simply receive the information being communicated and allow the feelings that arise simply to be there. फिर वो जो बात कही गई है उसको तुम न्यूज करके ले लोगे. हा, म्हणजे काहीतरी बातमी मिळाली आणि थोडंसं वाईट वाटलं, बस इतने पे तुम रख लोगे कि भाई बुरी खबर थी और मुझे बुरा महसूस हुआ, बस. हाँ, कोई अटैक नहीं है, ना अंदर से ना बाहर से. It may, however, be difficult to discern what is going on when the statements hit your sore points, setting off your own self-attack. In these cases, it may be impossible to tell if the statement was meant to be an attack. Let's say you are arriving late for an appointment with a small group of friends. हाँ, अभी देखो ऐसा भी हो सकता है, ये और एक उदाहरण दे रहे वो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें एक अपॉइंटमेंट दोस्तों के साथ तुम्हें मिलना था, और जो भी तुमने टाइम डिसाइड किया था उससे तुम लेट पहुंचे, तुम्हें जाने में देरी हो गई. एज यू वॉक इन द डोर,
You overhear one of them saying in the next room. हाँ, जैसे तुम अंदर जा रहे थे तो सब लोग अंदर के रूम में थे और वहां से एक लड़की जो बोल रही थी या लड़का जो बोल रहा था वो तुमने सुन लिया। क्या बोला है उसने? ओ लॉराज ऑलवेज लेट। यार ये तो है ना, ये हमेशा लेट करती है, कभी भी टाइम पे नहीं आती है। If this is indeed an accurate observation and the characteristics of your behavior that your friend has no charge or issue with, it may just be that she is making a simple statement of fact with no judgment implied. Okay? अब यार ये सुचित्रा क्या हमेशा लेट आती है? सुचित्रा इज नेवर लेट बाय द वे। हाँ, मैंने उसका सिर्फ नाम लिया है, लेकिन ये क्या, ये सुचित्रा हमेशा लेट आती है यार, चलो ऐसे कैजुअली। अगर उसने जो ऑब्जर्व किया है और वो सच है और वो तुम पे कोई वार नहीं कर रही, वो बस एक स्टेटमेंट कर रही है, उसने जो ऑब्जर्व किया है वो खाली बोल रही है कि सुचित्रा को हमेशा लेट होता है, वो हमेशा लेट आती है, उसका कहने का कोई और मतलब नहीं है। तो फिर यहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ। ओके, सो देयर इज नो जजमेंट। Then again, she may have been attacking you consciously or unconsciously. लेकिन अगर तुम हमेशा लेट होते हुए तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तो हमेशा टाइम पे जाती हूँ, तो तुम बुरा मान जाओगे कि ऐसा उसने क्यों कहा, मैं तो हमेशा टाइम पे जाती हूँ। तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो तुम पर एक किया गया वार बन जाएगा, जबकि वो लड़की कुछ कहना नहीं चाहती, वो उसने सिर्फ एक जो उसने ऑब्जर्व किया है वो उसका स्टेटमेंट उसने सिर्फ बनाया है। What is most important is to recognize that if you experience deficiency or diminishment associated with that issue, you are under attack from your own judge. बाहर से कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन अंदर के जज ने अटैक कर दिया। Until you see and feel that, it will be impossible to know if your friend was judging you. तो पहले खुद को अंदर से तपासो, पहले खुद को अंदर से चेक करो, फिर तुम कह पाओगे कि तुम्हारी दोस्त तुम पर कोई जजमेंट पास कर रही थी, हाँ या नहीं। The need for clarity and discernment in disengaging from attacks calls upon one of the inherent capacities of the soul and open and expanded awareness. अब सच क्या है? उस व्यक्ति का कहा गया सच है कि नहीं है? वो सच मेरा सच है कि नहीं? मैं मेरे सच को जानती पहचानती हूं कि नहीं? इतने सारे फैक्टर्स बनते हैं। इतने सारे जब फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तभी सही निर्णय हम कैसे लेंगे? अगर हम आत्मस्थिति से देखेंगे इस बात को तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। अब कौन सी आत्मस्थिति? एक हमारे आत्मा का अनेक गुणों में से एक गुण है कि वो ओपन माइंडेड है, एक्सपैंडेड है, विस्तारित है, सर्वव्यापी है। लेकिन क्या हम सर्वव्यापी महसूस करते हैं? नहीं, हम तो खुद को बहुत सीमित महसूस करते हैं, राइट? लेकिन ये ओपन और एक्सपैंडेड अवेयरनेस, ये हमारे आत्मा का एक गुण है, और ये गुण के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो हमें सच्चाई दिखाई देंगी। हम ओपन माइंडेडली देखेंगे, नहीं नहीं उसने ना मेरे को जानबूझ के ही ऐसा बोला होगा, ये हम नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे सच है क्या? हाँ यार मैं हमेशा लेट आती हूँ, यू नो, यू फील अ लिटिल, अरे यार मैं हमेशा लेट आती हूँ, हाँ यार उसने सच बोल दिया। तो तुम उसकी सच्चाई को पहचानोगे, अपनी सच्चाई को पहचानोगे और तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, राइट? तो नो अटैक, नो डिफेंस, किसी की भी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है और पॉइंट्स टू रिमेम्बर थोड़ा सा ये क्विकली मैं पढ़ लूं। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक रिमाइंडर है। कुछ मुद्दे यहाँ पे इस चैप्टर में जो कवर किए वो कुछ इस तरह है। पहला पॉइंट,
A judgment or attack is a statement of evaluation that implies an assessment of one's value or worth and is felt as a rejection of one's present state. A judgment या attack उसको कहते हैं जो हमारी कीमत करता है, हाँ, हमारी कीमत करता है, और वो कीमत किए जाने के वजह से हम खुद से ही दूर हो जाते हैं. More specifically, it is any comment or statement that triggers an internal state of diminishment, feeling smaller, less than or devalued. ऊपर से हमें कम महसूस जो है उससे कम या छोटा महसूस कराता है. Judgments attack you by generating certain emotions that arouse disarming beliefs. Understanding how a judgment affects you emotionally and energetically helps you to see that judgment works as an insidious attack. This helps keep you focused on the attack and minimizes its undermining effect on you. Alright? तो ये एक ध्यान में लेना चाहिए कि कोई भी जजमेंट का स्टेटमेंट आता है तो वो अंदर किसी न किसी हमारी भावना को जागृत करता है. जो फीलिंग, जो इमोशन जागृत हो जाती है तो वो उस तरह से तो फिर वो हमें कम या छोटा महसूस कराती है, और जिसके वजह से हम डिफेंड नहीं कर पाते. ये बात को अगर हम समझ ले तो हम क्या करेंगे, जो मुद्दा है वो मुद्दा नहीं छोड़ेंगे. क्या महसूस हो रहा है इसको बाजू में रखेंगे, जो बोला गया है उसको सामने जवाब देके उस बात को खत्म करेंगे. अंजलि, तुला काय सांगायचंय? नाही. All right. So when you feel judged, you believe you have to change yourself because something is wrong with you. When you feel attacked, you know you need to defend yourself. तुम्हें जब भी तुम्हें जज किया जाता है खुद से या दूसरों से, तब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो मेरे में कम है, या मैं गलत हूँ, या मैं बुरा हूँ या बुरी हूँ. तो ये महसूस हो जाता है, और जब कोई अटैक करता है तो तुम्हें खुद का बचाव करने की जरूरत निर्माण हो जाती है. A judgment is an insidious form of attack because it points to a part of you you are not comfortable with, and thus you believe the negative assessment is justified. जो तुम्हारे बारे में तुम्हें लगता है वही बात जब कोई और बोल देता है तो तुम्हें अपने बारे में जो लगता है वो तुम्हारा ट्रिगर, वो तुम्हारा बटन बन जाता है. This belief in turn blocks your ability to respond to the judgment. और फिर वो जो बोल रहा है वो तुम्हें सही लगता है और इसलिए फिर तुम उसे जवाब नहीं दे पाते हो to the judgment as an attack, because now you are seeing yourself, not the judgment as the problem. क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, खुद को बुरा समझ रहे हैं. हमारे बारे में कही गई बात को बुरा नहीं मान रहे. एक्चुअली जो कही गई बात है वो बुरी है, हम बुरे नहीं हैं, लेकिन वो बात को नजरअंदाज करते हुए हमें जो अंदर से महसूस हो रहा है उसको महसूस करते हुए हम खुद को बुरा बोल देते हैं. Turning your negative judgmental statements into positive ones makes you feel better, but it does not change the underlying dynamic of engaging in self-judgment in the first place. अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट खुद के बारे में तुम्हारे दिमाग में आता है तो उसको तुम बदल कर पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदल कर वो बोल देने लगते हो, लेकिन इससे ज्यादा डीप परिणाम नहीं मिलता है. ऊपर ऊपर से अच्छा लगता है लेकिन डीप परिणाम नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि जो बुरा महसूस हुआ था वो तो था ही ना. भले उसको तुमने बदल दिया, भले उसको तुमने दबा दिया, भले उसको तुमने you swept it under the carpet or whatever you did with it, the fact remains that it was there. डोरी थी, डोरी को तुम साफ समझ बैठे ये बाद की बात है, लेकिन डोरी को तुमने साफ न समझते हुए तुमने सोने की लड़ी समझ लो, कुछ भी होने दो, तुमने उसमें अच्छा देखा या बुरा उसकी बात नहीं है, तो उसको तुमने चेंज कर डाला या जो भी कर डाला, पर पहले वो थी तो सही, राइट? उसको नजरअंदाज करके नहीं चलेगा. फोकसिंग ऑन जजमेंट. तो जो अब अभी ग्रेटिट्यूड के लिए सब चल रहा है अभी, वो वही हुआ ना. ग्रैटिट्यूड में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है.
ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, जो बात हमें सच लग रही है उसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं। अगर समझो मैं खुद के बारे में ये समझती हूँ कि मैं बिल्कुल क्लेवर नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे बताया गया इतना नेगेटिव खुद के बारे में मत सोचो, इसको पॉजिटिव कर डालो। हाँ, तो मैं क्लेवर हूँ, मैं बिल्कुल क्लेवर नहीं हूँ, इसका क्या बन जाएगा कि मैं क्लेवर हूँ। ये पॉजिटिव, ऐसा नहीं है मैं होशियार हूँ, मैं क्लेवर हूँ, ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव। लेकिन ग्रैटिट्यूड में क्या होता है कि मेरे पास जितनी भी होशियारी है, मैं जितनी भी क्लेवर हूँ, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हाँ, थोड़ा फर्क है। समझ में आई बात? राइट, ऑलराइट। सो टर्निंग योर नेगेटिव जजमेंटल स्टेटमेंट्स इनटू पॉजिटिव, हाँ ये हो गया। फोकसिंग ऑन जजमेंट एज अटैक्स मेक्स इट इजियर फॉर यू टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली बिकॉज यू रिकॉग्नाइज एन आउटसाइड एनर्जी एग्रेसिवली थ्रेटनिंग योर ओन स्टेट। कोई भी जजमेंट को अगर हमारे पे किया गया वार है, ऐसा हम समझते हैं, और तो फिर हम खुद का बचाव करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि वार अगर कोई कर रहा है तुम पे, तो बचाव करना कंपलसरी है। The more you are able to recognize your own internal attacks, the easier it will be to discern those coming from outside. अंदर से ही खुद पे कितने वार हो रहे हैं, इसकी तरफ अगर हम ध्यान देने लगे, तो बाहर से आने वाले वार जो है, बड़ी आसानी से हम इसे पहचान लेंगे। Understanding how a judgment affects you emotionally and energetically helps you see the way the judgment works as a skillful अटैक। ओके, तो कोई भी जजमेंट जो है वो तुम्हें इमोशनली, भावनिक या एनर्जी के स्तर पे कैसे महसूस कराता है, इस पे से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किया गया वार कितना अच्छा वार किया, या लड़खड़ाता हुआ वार आया। वो वार जो तुम पे, वो अटैक जो तुम पे किया गया, वो कैसा है, इसका अंदाज तुम्हें आ जाएगा। Not all statements that elicit painful feelings are attacks, and not all painful feelings are the result of an attack. और आखिरी मुद्दा क्या था कि जो भी कही गई बात है, वो जिससे दुख होता है, वो सब अटैक नहीं होते, और जो भी दुख के भाव है ये अटैक के वजह से भाव सभी के सभी नहीं होते। ये आखिरी मुद्दा था। ऑलराइट, अब उन्होंने यहाँ पे दो पॉइंट्स, मतलब दो, क्या बोलते हैं, वर्ग क्लासिफिकेशन दिए हैं। हाँ, वर्गीकरण यहाँ पे दिया है। पहला है द स्टेप्स ऑफ जजमेंट रिकग्निशन। जो 4 स्टेप्स थे कि हम कैसे पहचाने कि ये जजमेंट है, उसके ये 4 स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द अटैक और जजमेंटल स्टेटमेंट। कौन सा वो वाक्य, बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन कौन सा वो वाक्य था कि जो तुम पे किया गया वार था, उसको पहचानना, ये सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, learn to recognize the experience of judgment through the way it changes your energetic and somatic state. देखो, मुझे एक जजमेंट का अब भी अनुभव हुआ है। हाँ, ये कैसे तुम्हारे ध्यान में आएगा? जब तुम्हारे शरीर और तुम्हारे ऊर्जा में तुम्हें फर्क महसूस होगा। अगर तुम्हारा मुंह सूखा पड़ गया, अगर तुम्हारा पेट खींच गया, अगर तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अगर तुम सोच नहीं पा रहे हो, अगर जो भी तुम कर रहे थे वो तुम कर नहीं पा रहे हो, तो ये सब तुम्हारे शरीर में आए हुए बदलाव है। और ये बदलाव किस वजह से है, ये अगर तुम देखोगे तो तुम्हें जजमेंट मिल जाएगा। तीसरा, लर्न टू रिकॉग्नाइज द इमोशनल रिएक्शन यू हैव टू द जजमेंट। जब भी ऐसा वाला जजमेंट बोला जाता है, तो भावनिक रिएक्शन तुम्हारी कौन सी होती है, तुम्हें क्या फीलिंग होती है, तुम्हें क्या महसूस होता है, ये समझो। और फाइनल स्टेप, चौथा स्टेप है, सी हाउ अ जजमेंट प्रोवोक्स सेल्फ रिजेक्शन। See how a judgment provokes self-rejection through intentionally making you feel a certain way. जब कोई जजमेंट होता है ना,
तो तुम्हें कुछ ऐसा महसूस कराया जाता है जिसके वजह से तुम खुद से ही दूर हो जाते हो, खुद से ही दूर चले जाते हो। ये हो गया चौथा स्टेप। हाँ, अगर आप चाहो ये स्टेप तो मैं इसके व्हाट्सएप पे आपको फोटो निकाल के भेज दूंगी, अगर तुम इस पे चिंतन मनन करना चाहो या तुम्हारा लिखने का रह गया हो तो। अच्छा, अगला वर्गीकरण, 4 प्रिंसिपल्स, 4 तत्व 4 तत्व उन्होंने हमें बताए। पहला प्रिंसिपल कौन सा है? अ जजमेंट ऑलवेज टचेज ऑन समथिंग यू बिलीव इज ट्रू अबाउट यू। कोई भी जजमेंट होने दो, वो उस बटन को दबाता है जो जिसका बटन है। तुम खुद के बारे में जो समझते हो उसी नस को जब दबाया जाता है, हाँ, वो जजमेंट होता है। दूसरा प्रिंसिपल, बिकॉज यू बिलीव देर इज सम ट्रूथ इन द जजमेंट, इट जनरेट सेल्फ रिजेक्शन रादर देन सेल्फ डिफेंस। और तुम जानते हो कि कही गई बात सच है, तुम सच में आलसी हो। जब ये तुम्हें ऐसा लगता है और जब तुम्हें ये सच्चाई समझ में आ जाती है, तब तुम खुद से ही दूर हो जाते हो, खुद को ही रिजेक्ट कर देते हो। मैं आलसी हूँ, ये बहुत बुरी बात है, मेरी कोई लायकी नहीं है, मैं किसी के लायक नहीं हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? अपने आप से तुम दूर हो गए। ये सेकंड प्रिंसिपल था। अब थर्ड प्रिंसिपल, इन द कंटेंट ऑफ अ जजमेंट इज इफ द कंटेंट ऑफ अ जजमेंट इज इन फैक्ट ट्रू, not just believed to be true, it will be doubly hard to recognize and respond to the attack implicit in the judgment. देखो, ऐसे जजमेंट का वार किया जाता है जो सच में सच है, ना कि तुम्हें सिर्फ लगता है, पर जो सच्चाई है। तो फिर उस जजमेंट को पहचानना और उसका स्वीकार करना और भी मुश्किल बन जाने वाला है। फोर्थ प्रिंसिपल, चौथा प्रिंसिपल, it does not matter if the content of the judgment is true. What's important that is attacks you, it undermines your effectiveness, capacity and the sense of self. चौथा प्रिंसिपल ये है, जजमेंट वो होता है जो बोला जा रहा है वो सच है या नहीं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी इफेक्टिवनेस, कैपेसिटी और तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, ये तीनों को बिगाड़ना चाहता है। तुम्हारी क्षमताओं को बिगाड़ना चाहता है, तुम्हारा परिणाम कारक जो भी तुम काम कर रहे हो, इस काम को बिगाड़ना चाहता है, और तुम अपने आप को ही छोटा समझो, ये वो चाहता है। ठीक है, तो ये हो गए 4 प्रिंसिपल्स। अब फाइनली हम इस चैप्टर के एक एक्सरसाइज पे आते हैं, चैप्टर 4 की एक्सरसाइज। फ्रेंड्स जरूर लिख लो, यस सुचित्रा, क्योंकि ये होमवर्क है। हाँ सुचित्रा बोल बोल ना। डॉक्टर जी, हाँ, चौथा प्रिंसिपल जो हमने रीड किया ना, वो बहुत बार देखने को मिलता है और एक्सपीरियंस करने को मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच है या नहीं, ये बात, इस पर से हमारा ध्यान निकल जाता है। वार हुआ है जिसके वजह से हमने खुद को कम और छोटा और बलहीन समझा है, यही सच में, दैट्स ट्रू। यू वांट टू शेयर एन एग्जांपल और डू यू वांट टू शेयर एन एक्सपीरियंस सुचित्रा? उदाहरण या अनुभव शेयर करना चाहोगी? आज इंटरनेट का कोई इश्यू लग रहा है। ओके, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ऑब्जर्विंग जजमेंट्स एंड अटैक्स। जब हम, यस सुचित्रा, आर यू बैक ऑन? हाँ हाँ हाँ, डू यू प्रॉब्लेम होता थोड़ा सा। हाँ इट्स ओके। असं मी ऑब्झर्व करते, आता मी बरीचशी सोशल है ना सोसाइटी में, मैं बहुत ज्यादा, अभी गणपति के फंक्शन में, अभी जो चल रहा है नवरात्रि का फंक्शन, उसमें इसने मुझे वो ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कंप्लेन लेके मेरे पास आते हैं। हाँ, तब मैं उनको ये समझाती हूँ कि मैं तो आत्मा तक पहुंचती हूँ, जो बोला वो तुम्हारे शरीर को बोला है,
तुम्हारा शरीर अलग है और हाँ। तुम्हारी आत्मा को नहीं लगना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं समझा के दे देती हूँ। हाँ, इसलिए मुझे वो चौथा प्रिंसिपल ज्यादा ज्यादा अपील हो जाता है। अपील हुआ। हाँ। हम्म। सुचित्रा, क्या मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ? हाँ हाँ, बोलिए हाँ? ना। तो उनको अभी अगली बार कोई ऐसे आए तो उनको उल्टा सवाल करना कि वो जो हाँ बोल हाँ, रहा है क्या वो सच है? सच, हाँ हाँ। हाँ, उनको ये सवाल आज करना। ये, हाँ, हाँ। आज ये प्रिंसिपल समझ में आया ना, तो अभी से मैं, मेरा भी ये करेक्ट। चेंज हो जाएगा हाँ, उनको एक्सप्लेन उनका करने का। रेस्पॉन्स, तुम्हारा रेस्पॉन्स भी हाँ चेंज हो जाएगा। तो उनको हाँ, पूछ लेना चेंज हो कि जाए। तो क्या वो जो बोल रही है वो सच है? तो वो तुरंत बोलेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल सच नहीं है, इसलिए तो मुझे बुरा लग रहा है। तो उनको बोलने का, अगर हम्म, सच नहीं है तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? लग रहा है, बराबर है, हाँ। हाँ? तो सच है, अगर कुछ हाँ। सच्चाई है तो बुरा लग सकता है, लेकिन जब सच ही नहीं है, झूठी बात को से तुम क्यों बुरा मानते हो? या क्यों बुरा मानते हो, फिर क्या बराबर। होगा? वो घर जाके सोचेंगे, हाँ यार सच है हम्म कि नहीं, थोड़ा सच है, 10% सच है, 25% सच हम्म है। उन यू विल पुट देम ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो तुम्हारा तुम स्पिरिचुअल गुरु बन जाओगी। जो तुम हो ऑलरेडी एक्चुअली। अरे, यस, हर थैंक हर यू मैडम। हर योग गुरु स्पिरिचुअल गुरु है। ऑलराइट, अभी एक्सरसाइज देखते हैं। इस चैप्टर का, जो चौथे चैप्टर का एक्सरसाइज क्या है? ऑब्जर्विंग जजमेंट्स एंड अटैक्स। जब तक हम ऑब्जर्व नहीं करते हमारे ध्यान में नहीं आएगा। अब हमें समझाया गया है किसी भी जजमेंट या किसी भी अटैक का चिन्ह कौन से होते हैं, ये 4 चिन्ह जो हमने पढ़े। हाँ, जो तुम्हें कम महसूस कराता है, दुख देता है, तुम्हारी क्षमता कम हो जाती है, तुम नॉर्मली ऑपरेट नहीं कर पाते हो, तुम मुद्दे को भूल जाते हो और खुद पे ले लेते हो कि नहीं मैं ही बुरी हूँ, खुद से दूर हो जाते हो। ऐसा जो भी कर होता है, ये सब जजमेंट या अटैक के वजह से होता है। तो अभी क्या ऑब्जर्व करना है, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, अब अगले एक हफ्ते के लिए, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द अटैक्स यू आर अवेयर ऑफ। और देखो यहाँ पे उन्होंने मेक अ लिस्ट बोला है, और मैं आपको बोलने ही वाली थी, कुछ कोई भी चीज जो हमारे खुद के बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको डेट टाइम के साथ लिखना बहुत जरूरी है। जब हम पेन और पेपर से लिखते हैं तो ये चीज ग्राउंडिंग हो जाती है। जो सकारात्मक है वो भी लिखना चाहिए। अभी हम लोग सब मेडिटेटर्स हैं, राइट? तो पहले तो सिर्फ 10 सेकेंड माइंड को ब्लैंक रख सकते थे, तुरंत थॉट आ जाता था। लेकिन 2-4 महीने के बाद अब तुम 1 मिनट के लिए, तो जिस दिन 10 सेकेंड की सीमा तुमने पार कर दी, उस दिन तुमने फिर से नोट करना है, आज आधा से आधा मिनट के लिए मैं माइंड को ब्लैंक रख पाई। यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर ओन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये सब अवेयरनेस बढ़ाने वाली एक्टिविटी है। अब यहाँ पे जो अवेयरनेस, एक स्पेसिफिक चीज की अवेयरनेस हम बढ़ाने वाले, और वो स्पेसिफिक चीज क्या है? अटैक और जजमेंट को पहचानने की सजगता हम बना। तो ये हफ्ते में जितने भी तुम्हें लगता है अंदर से खुद पे तुम्हारे वार हुई है, या बाहर से किसी ने तुम पर वार किया है, इसकी लिस्ट बनाओ, ये लिखते जाओ। शायद 2 दिन में 1 बार हुआ हो, लेकिन उसे लिखो, या दिन में 10 बार हुए हो, पर उस चीज को लिखो। ओके, इफ पॉसिबल एज सून एज यू बिकम अवेयर ऑफ देम। इसलिए मैं खुद कहती भी हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ। मैं जहां पे भी जाऊं, मेरे नोट पैड्स, मेरे पर्स में एक रहता है, मेरे डाइनिंग टेबल पे एक रहता है, मेरे किचन स्टैंड पे एक रहता है, मेरे बेड साइड पे एक रहता है। हर जगह तुम मेरे घर आके देखोगे तो तुमको नोट पैड और पेन पेंसिल मिलेगी। बिकॉज कभी इंसाइट आता है, कभी रियलाइजेशंस होते हैं, कभी ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो जो भी कभी कभी कुछ थॉट आ जाता है जो बहुत एम्पावरिंग होता है, अगर मैंने उसे लिख नहीं लिया तो वो चला जाएगा। फिर यार कल मुझे बहुत एम्पावरिंग थॉट आया था पर याद नहीं आ रहा। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जब तुम्हें अटैक महसूस होगा तब तुरंत उसे लिख डालो।
नोटिस हाउ ईच अटैक अफेक्ट्स योर एनर्जी। लिखने से पहले ये देखो कि उस अटैक का तुम्हारी ऊर्जा पे क्या परिणाम हुआ, तुम्हारी सजगता अवेयरनेस पे क्या परिणाम हुआ, और तुम्हारे शरीर पे भी क्या परिणाम हुआ। सो योर एनर्जी, योर अवेयरनेस एंड द फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ योर बॉडी। अंदर से या बाहर से जब तुम पर अटैक किया गया तब तुमको क्या क्या अनुभव हुआ, ये लिखना है। ऑल्सो नोट हाउ द अटैक अफेक्ट्स योर इमोशनल स्टेट। और एक बात को ध्यान में देना है, और वो है कि तुम्हें कैसा महसूस करवाता है, तुम्हारी भावनाओं के साथ कौन सी भावना को जागृत करता है, कौन सी फीलिंग तुम्हें तब आती है। तो इन बातों को नोट करना और लिख के रखना। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या है, ये भी 4 स्टेप में उन्होंने दिया है। राइट अ फ्रेज और अ ब्रीफ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द इंसिडेंट। एक वाक्य में हो सके तो जो भी हुआ ना, ऐसा ऐसा हुआ था और मेरे अंदर के आवाज ने मुझे ये अटैक कर दिया, या वैसा हुआ था और मेरे दोस्त ने मुझ पर या घर वाले ने मुझ पर ये अटैक कर दिया। तो एक लाइन में ब्रीफ सेंटेंस में वो लिखो। दूसरा, स्टेट ईच जजमेंट इन द सेकेंड पर्सन। ओके, तो उसने मुझ पर वार किया, फिर वो बाहर का हो तो भी उसने मुझ पर वार किया, और अंदर का हो तो भी उसने मुझ पर वार किया। ठीक है, सेकेंड पर्सन में लिखना है सेंटेंस। दिस मीन्स राइट द जजमेंट्स एज यू स्टेटमेंट्स रादर देन आई स्टेटमेंट। लाइक यू आर स्टूपिड एंड नॉट आई एम स्टूपिड। मेरे अंदर से आवाज आई तुम मूर्ख हो, ऐसा नहीं लिखना। अरे मैं मूर्ख हूं, तो मैं मूर्ख हूं नहीं लिखना, मेरे अंदर से आवाज आई कि तुम मूर्ख हो। ठीक है, यू पर्सन, हमने इस बात की चर्चा की है ऑलरेडी। अब स्टेप 3, राइट डाउन व्हाट यू ऑब्जर्व अबाउट योर बॉडीली एंड एनर्जेटिक रेस्पॉन्स टू द अटैक। अब ये देखना है कि जब वो अटैक तुम पर हुआ और ये कहा गया कि तुम मूर्ख हो, तभी तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया क्या थी। हाँ, तुम्हारे शरीर ने उसको कैसे रिएक्ट किया। तो शरीर की प्रतिक्रिया और तुम्हें अंदर से कैसे महसूस हुआ, सेंसेशन, भावना नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे मैं, कैसे महसूस हुआ यानी सेंसेशन। कौन सी सेंसेशन तुम्हें महसूस हुई। एवरी सेंसेशन इज एन एनर्जेटिक रिस्पॉन्स। ठीक है, व्हाट सेंसेशंस डू यू फील इन योर बॉडी। शरीर में कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें। हाउ हैज योर रिलेशनशिप टू द थिंग्स एंड पीपल इन योर एनवायरनमेंट शिफ्टेड। और जो अब तुम्हारे आजू बाजू का जो वातावरण है, जो व्यक्ति है, इसके साथ तुम्हारा संबंध बिगड़ा, और बिगड़ा तो किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, मेरा दिमाग इतना शून्य हो गया, मुझको ये बात बोली गई, यानी तुमको ये बात, उसने मुझे ये बोला, वो बात को सुनते ही मेरा दिमाग गुस्से से भर गया, या इतना शून्य हो गया कि मैं कहाँ हूं ये भी मैं भूल गई। अब मैं कहाँ हूं ये भूल जाना, यानी अपने एनवायरनमेंट को भूल देना। कौन वहां पे था या नहीं था, मैं वो भी भूल गई, यानी लोगों का होना भी भूल जाना। या तो मुझे अच्छी तरह याद है, उसने मुझे जब बोला ना, मेरी बीवी या मेरा पति या मेरा भाई या मेरा बहन, मेरा दोस्त उधर ही खड़ा था, तो तुम्हारा संबंध जो है वो दोस्त के साथ बदल गया। कुछ तो बदलाव तुम्हारे संबंध में आ जाते हैं, राइट, वो तुमने लिखना है। हाउ आर योर अलर्टनेस एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस अफेक्टेड। क्या तुम ज्यादा सचेत हो गए, क्या तुम ज्यादा अलर्ट हो गए और तुमने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या तुम दे पाए या नहीं दे पाए, ये लिखना है। और आखिरी में, in as simple terms as you can, note your emotional state, what kind of feelings are provoked, how is your sense of yourself altered। तो अब कौन से फीलिंग्स, कौन से इमोशंस
तुम्हें महसूस हुआ, यानी तुम्हें गिल्टी महसूस हुआ, तुम्हें शर्म आई, डिड यू फील अशेम्ड, या तुम्हें बहुत खंत हुआ, या तुम्हें बहुत दुख हुआ। हाँ, तो तुम्हारी जो फीलिंग है, कौन सी फीलिंग ट्रिगर हो गई, ये तुमने लिखना है। हाउ इज योर सेंस ऑफ योर सेल्फ? मुझे तो लगा कि बस जमीन फट जाए और मुझे निगल जाए। एक उदाहरण दे रही हूँ। तो खुद से ही तुमने खुद को ही खत्म कर दिया, मतलब लेट मी कमिट सुसाइड, ये उसका बात होते है ना कि मैं लायक ही नहीं हूँ, मैं ना लायक हूँ। नालायक बोलते हैं तो गाली लगती है, ना डैश लायक बोलते हैं तो बुरा नहीं लगता। ऑलराइट, तो जैसे नॉनसेंस बोलते हैं तो गाली लगती है। हाँ, तुम्हें लेकिन सेंस नहीं है ऐसा बोला बोला तो बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज हाउ, हाँ, कोई भी शब्द को गाली बनाया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये 4 स्टेप्स है, ये तुमने नोट करने हैं। ये मैं 2 पेजेस के पूरे फोटो निकाल के मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ। जरूर ये होमवर्क करना, सभी ने करना है। और अगर तुम्हारा मन हो सके, और मैं प्रे करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा मन बने और तुम हम सबसे ये शेयर जरूर करना। ऑलराइट, प्लीज शेयर। शेयरिंग इज केयरिंग, जैसे मेरा आहान बोलता है, शेयरिंग इज केयरिंग। ऑलराइट, सो प्लीज शेयर। आरती बेन, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। जब भी से हम लोगों ने वो ड्राइविंग वाला एक्सरसाइज किया था ना, जी, उसके बाद में अपने आप ही कुछ भी करती हूँ ना, अभी मेरे को 3-4 दिन से जब भी किया तब भी से हर बात याद है कि मेरे माइंड में क्या उठ रहा हो था। रहा था। हाँ, देखो हो रहा था। कितनी कितनी सजगता बढ़ गई है, वाह। हाँ, और हम लोग अभी नवरात्रि का फर्स्ट दिन था ना, हाँ तो हम लोग इधर से मेरा घर बेच के हम लोग नासिक गए, अहमदाबाद गए, और बाद में इधर आए तो कोरोना हुआ। तो मैं राइट 4-5 साल से समाज के प्रोग्राम में नहीं गई थी। राइट। तो फर्स्ट दिन ही नवरात्रि को जाने का मन किया तो अंदर, हाँ लेकिन मेरा मन इतना फेस करने के लिए कुछ ना बोल रहा था, नहीं जाने का है, नहीं जाने का है, नहीं जाने का है। सब लोग हाँ पूछेंगे कितना हाँ इतने दिन कितने किधर थे, ये सब बहुत, मतलब 15-20 साल से इधर रह रहे। तो हाँ फिर मैं मेरे माइंड को बोला, नहीं, तुझे फेस करने का ही है, तू हाँ कितना भी मना कर, तेरे को चलने का ही है। हाँ उधर गई, हाँ सब जन पहचान वाले, सबने हक किया और बहुत क्वेश्चन पूछे सबने, हाँ लेकिन किसी के लिए कुछ जज नहीं आया। ठीक है, वो उसके हिसाब से पूछेंगे, नहीं मिलेंगे तो पूछेंगे, उसको जो सोचने का सोचने दो, मुझे मेरे में स्थिर रहने का है। और एक एक वंडरफुल। जन का मेरे को याद है, एक एक जन ने हक किया, एक एक जन ने जो जो प्रश्न पूछे ना, मेरे को सब याद है आज की तारीख में। बहुत अच्छे। और फिर घर पे आई तो इतना पीसफुल लग रहा था ना। ठीक है कि वही मेरा हाँ माइंड मेरे को डरा रहा था, और वही राइट, मेरा माइंड अभी फेस हो गया तो शांत हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, माइंड को समझा दिया तुमने, मन बना लिया, यानी हार्ट को मना लिया, और तुमने एक्शन ले लिया। तो माइंड और हार्ट को तुमने प्रयत्न पूर्वक कोशिश से एक लाइन में ले आए, अलाइनमेंट कर दिया उनका, और फिर तुमने जो एक्शन ली, वो एक्शन तुम्हारी, उसका परिणाम तुम्हें बहुत अच्छा मिला, है ना। सी हाउ वंडरफुल। थैंक यू मीना बहन, कुडोस। आपको आपको थैंक यू बोल रही, वो दिन के होमवर्क से बहुत चेंज हो गया। मतलब कल नवरात्रि में गई थी तो कल का पूरा, मतलब जो जो माइंड में सोचा है ना, पूरा याद है। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी मतलब अवेयरनेस स्मृति के भी हिसाब सुधर से। गई। सजगता से स्मृति अच्छी बनती है, ये कंक्लूजन। हाँ, मुझे सच बात, भी मालूम नहीं था, मुझे भी अभी लेसन करा रहे थे ना, तभी तभी ध्यान मेरे में माइंड में आया। घूम गया, हाँ ये तो सब मुझे ऐसा ही हुआ था। मस्त, वेरी गुड। यस सुचित्रा, बोल। अ, अभी जो ये अटैक और जजमेंट जो चल रहा है ना, तो आगे आगे का चैप्टर चालू होने से पहले मैं कल मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज। हमारे इधर 20 लेडीज का ग्रुप है जो श्री सूक्त हर रोज 9 दिन हर एक के घर पे जाके बोलते हैं। ग्रुप में मैसेज डालते हैं कि आज मेरे घर पे है, कल मेरे घर पे है, ऐसा। तो कल जिसके घर पे था उधर गए थे, और जो 2 मेरी फ्रेंड है वो 2-3 दिन से लेट आ रही है। हम वो श्री सूक्त है वो 16 टाइम बोलते हैं, तो लेट आने की वजह से उनका थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ठीक है ना, उनको चल रहा है ना वो। तो जब सब खत्म हो गया, सब प्रसाद वगैरह बांटना चालू हो गया,
तब जो भी जिसने ये ग्रुप वगैरह फॉर्म किया ना, मीन्स एडमिन, एज द एडमिन, उसको उसने उन दोनों को बोला कि तुम रोज लेट आते हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो वो चुपचाप बैठी, हाँ, क्योंकि वो क्यों लेट आती थी, उनकी बेटी स्कूल से आने के बाद उसको खाना दे के वो बाद में आ जाती थी ना, उनको पता था उनका कारण है। वो वैसे वो दोनों भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी, लेकिन वो एटमॉस्फेयर पूजा का ये वो सब देख के वो चुपचाप बैठी। दूसरी एक जो फ्रेंड थी उसने बोला कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। जो एडमिन है वो फिर से उसको बोली कि निगेटिव लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं है, ऐसा बोली। वो बेचारी चुप बैठी। शाम को मैं जब, अरे मुझे पता नहीं था, शाम को जब मैं घर पे आई तो उन दोनों का भी मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने उसको बोला, जो लेट आती थी उसको बोला, तुझे पता है ना तू क्यों लेट आ रही है? तो उसने बोला, तो उसका तुझे लगना नहीं चाहिए, क्योंकि सच कारण तुझे पता है, बिल्कुल, और तुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। अब दूसरे को भी बोला, तुझे पता है तू नेगेटिव है क्या पॉजिटिव, तेरी एनर्जी कैसी है तुझे पता है ना? तो उसने बोला, तो तुझे लगना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, छोड़ देने का उधर के उधर ही, तुझे पता है हमें पता है। एक ने तुझे नेगेटिव एनर्जी ऐसा बोला तो ऐसी हो गई क्या तू? ऐसा बोला तो वो दोनों थोड़ी सी शांत हो गई, नहीं तो रोना ही चालू हो गया था उन दोनों का। लेकिन क्यों बुरा लगा उन्होंने, ये उनका विषय है, उन्होंने सोचना होगा। लेकिन देखो, एवरीथिंग इज अ मिरर। तो जो बोल रहा है कि नेगेटिव लोगों को यहाँ पे जगह नहीं है, उसने इस व्यक्ति के अंदर की नेगेटिविटी को कैसे पहचानी? कैसे पहचान लिया? क्योंकि उसने खुद का रिफ्लेक्शन देखा, बराबर, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है। तो लाइफ, एवरीथिंग इन आवर लाइफ इज अ मिरर। बिल्कुल, यस। थैंक यू सुचित्रा फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज ये रोज की बात है, रोज की बात है। हाँ, रोज की बात है, घर घर में और ग्रुप्स, समाज में, हर जगह ये चलते रहता है कि लोग ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसे जो बोलने वाला है वो खुद को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये उसके ध्यान में नहीं आ रहा। और जिनको बुरा लग रहा है उनको क्यों बुरा लगा? अगर तुम्हारा, मैंने उनको वही बोला, अगर वो ऐसा बोल रही है तो वो जो बोले हुए वर्ड्स है वो बाउंस होके बैक उसके पास ही जाने वाले हैं, आप चिंता मत करो, ऐसा मैंने बोल दिया। या और दूसरी बात यह है सुचित्रा कि 16 बार बोलना है, लेकिन अगर मुझे 14 बार या 12 बार चलता है तो तुमको क्या बोलना प्रॉब्लम है? तो मैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वही तो ना। तुमको 16 चाहिए, तुम 16 बार बोलो, मुझे 10 बार बोलना, मैं 10 बार बोलूंगी। कोई मन दुख की बात नहीं, कितना आसान है, ये ऑब्जर्वेशन अगर होता है अच्छी तरह तो इसको चेंज करना कितना आसान है। राइट, वेरी गुड। इसलिए तो मैं बोलती हूँ ना, जिसको अभी ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो हमारी है या हम सीखते हैं उसका अनुभव लेना है, तो वो सुयोजित में आके 1 साल रहे। बिल्कुल ऐसे हर सोसाइटी वाला बोलेगा। सब आता पता सब खुद का उधर ये हो जाता है, एग्जाम हो जाता है उधर। तब मुझे पता चलता है कि मैं पास हो रही या फेल हो रही है, या मैं जा रही हूँ रास्ता ठीक है कि गलत है, ये मुझे भी समझ में खुद का भी जजमेंट हो जाता है मेरा, खुद का भी जजमेंट हो जाता है। कल ही मेरी एक टीचर से, योग गुरु है, उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अगर तुम्हें लोग ऐसा कहते हैं कि यार तुम्हारे पास आके बहुत अच्छा लगता है, या तुम्हारे पास आते हैं मन में इतना उथल पुथल रहता है लेकिन बहुत शांति महसूस होती है, या तुमको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो समझ लो कि तुम्हारी ऊर्जा की लेवल बहुत अच्छी है, कि तुम्हारी ऊर्जा जो है ये शांत और सकारात्मक है। क्योंकि अगर सकारात्मक ऊर्जा और उनकी डिस्टर्ब्ड है, तो जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो वो स्थिर महसूस करते हैं। सो दैट मीन्स यू हैव इनफ पॉजिटिविटी टू हैंडल दैट पर्सन्स नेगेटिविटी। हाँ, और एक अलग तरह से पर सिमिलर बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ये जो स्टेप्स दिए हैं या होमवर्क दिया है उसमें, कि तुम्हारे पास उतनी क्षमता है कि ना ही तुम खुद स्थिर और शांत रह सको, लेकिन सामने वाले को भी स्थिर और शांत महसूस करवा सको। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, और ये जितना वो मुझे बता रहे थे कि ये जितना ज्यादा होगा
उतना तुम्हारे को आता तुझे म्हणाली ना की स्वतःचा अंदाज स्वतःला येत जातो की आता मी किती शांत झालेली आहे, की आधी मला 4च जणांना माझ्या बरोबर शांत वाटायचं, आता 40 जणांना वाटतंय, म्हणजे माझ्या शांततेची पातळी वाढली की नाही. हा, तर हेच विषय होता काल संध्याकाळी नेमका आमचा, की खुद का ही खुद ऑब्जर्वेशन करो कि कहाँ पे तुम्हारा प्रोग्रेस हो रहा है, और जिस दिन तुम्हें रियलाइज हो उसको नोट करके रखा करो, है ना. थँक्यू सो मच सुचित्रा फॉर शेअरिंग. अंजली, तुला काहीतरी बोलायचं होतं? नाही झालं? ऑल राईट. रश्मी, यू वॉन्ट टू से समथिंग? नो, ऑल गुड. ऑल राईट. या मॅम, हरिओम मॅम. मी काही हरिओम. बोलू का? हो माधवी, बोल ना. तुम्ही आता जे शेअर करताय मला रेग्युलर नाही अटेंड करता आलं, पण आजच्या शेअरिंग वरनं एक मी पण नवरात्राचं संकल्प सोडलाय. सेट विजडम वर्कशॉपला सुरतला गेले होते 4 दिवस, ऑफलाईन होतं. तिकडनं आलो तर मी नवरात्राचं आता हे 9 दिवस कमीत कमी एका व्यक्तीला ध्यान शिकवेल तेव्हाच हे म्हणजे जे काही आहे किती छान, माझं किती छान. मिनिमम एका व्यक्तीला शिकवायचंय मला ध्यान, असं मी संकल्प सोडलाय. वंडरफुल. शेजारच्या सोसायटीमध्ये आणि यांच्यामधल्या लेडीजना पण एकत्र करून त्यांचंही ध्यानाचं सेशन घेते. इथे पण मी ग्रुप फॉर्म केलाय ध्यान संघ म्हणून, दर रविवारी घेते. तर आजचं माझं राहिलंय, पण मी आता तुम्ही बोलल्यानंतर क्लू मला मिळाला. आमची जी माझी बाई आहे कामवाली, ती ज्यांच्याकडे जाते कामाला आणखीन एका ठिकाणी, त्यांच्याकडे मी जाईन आणि तिथे आज ध्यानाचं सेशन मला त्यांना शिकवायला आवडेल. तर काल पण एका मैत्रिणीकडे गेले होते आणि त्यांचं हृदयाचं व्हॉल्वचं ऑपरेशन सांगितलेलं आहे. 94 साली झालेलं, त्याच्यानंतर आता त्यांना परत त्याचा प्रॉब्लेम इश्यू सुरू झालेला आहे आणि त्यांना करायला सांगितलंय. सो काल मी त्यांना घरी जाऊन ते ध्यानाचं सेशन घेतलं, तर त्या मला जवळजवळ अर्धा पाऊण तास होते मी त्यांच्याकडे, त्यांना ध्यान शिकवलं आणि सगळं डिटेल्स सांगितले. त्यांनी मला सांगितलं आठवड्यातनं एकदा तरी मिनिमम येत जा तुम्ही वहिनी, आणि मला रिवाईज तुमच्या याच्यामध्ये म्हणजे सांगून तुम्ही माझ्याकडनं करून घेत जा. तुमच्या उपस्थितीत पण करेन, मी करेनच, पण तुम्ही आल्यावर मला इतकं प्रसन्न वाटतंय तुम्ही जाऊ नये असं मला फील होतंय. तर त्यावर जाणवतं की आपण खरंच पीस वाढतो आणि ऊर्जा वाढते. की आणखीन रोहिणी जगताप म्हणून आहे, तिच्याही योग वर्गातले जे साधक आहेत ते पण इथे योग वर्गाला म्हणजे ध्यानाला येतात. त्यांना पण आनापानसती ध्यानाचं चालू आहे सेशन. खूप छान. अभिनंदन, अभिनंदन तुझं, आणि खूप खूप आशीर्वाद की खूप छान होऊ दे, आणि असेच नवस घेत राहा आणि असं जगामध्ये सजगता वाढवायचे प्रयत्न, ची आयडियाज तुला सदैव येत राहू दे. हीच सदिच्छा. मला तेच आहे, वेळेअभावी इथे नाही शेअर करत, पण मला पर्सनली भेटून पण खूप काही सांगायचंय, बोलायचंय. मी बऱ्यापैकी पुढे गेलेले आहे आता याच्यावरनं. बरोबर. मल्टिपल डायमेन्शन मधले पण आणि पॅरलल लाईव्ह आणि पास्ट लाईव्ह दोघांचा अनुभव घेते आहे. वंडरफुल, व्हेरी नाईस, खूप एक्सलेंट, अनुभव आहे एक्सलेंट माधवी, खूप सुंदर. आणि आपल्या ग्रुपवर पण आता QLUचं सेकंड सेमचं फॉर्म आलेले आहेत ऑनलाईन. आपल्या ग्रुपमध्ये कोणाला जॉईन करायचं असेल तर ते पण मी ग्रुपवर टाकते लिंक, आणि ते बरं चालेल. हिंदी बॅच 1 फेब्रुवारी ते 6 फेब्रुवारी शेअर कर. हा, नक्की दोन्ही ग्रुपवर टाकून दे. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. थँक्यू माधवी, थँक्यू फॉर शेयरिंग. यस, धन्यवाद. ऑल राइट. तर यहाँ पे हमारा चौथा चैप्टर खत्म हुआ, और 5वां चैप्टर मैं नहीं स्टार्ट करूंगी अभी, हमारे पास लेकिन 10-15 मिनट है, तो स्ट्यू और फ्रैंक की कहानी को आगे बढ़ाएंगे. हाँ, वो कहानी पढ़ती हूँ आगे क्या हुआ, और फिर रुकेंगे, और फिर 5th चैप्टर अवेयरनेस, सजगता. हाँ, यहाँ से उपाय की शुरुआत हो जाती है, तो वो हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक है. अब देखो फ्रैंक और स्यू की जिंदगी में आगे क्या हुआ. Frank felt the boards of the porch under his bare feet, and the way his legs still felt stiff from sleep. याद है ना, फ्रैंक वो रोब डाल के ऐसे ही बाहर आके खड़े रह गए थे, और उनका वो रोब खुल गया, और फिर अंदर के जज ने बोला बस तुम्हें तो अपने खुद को लोगों को एग्जीबिशन करने की तुम्हें आदत ही है, कोई देख लेगा तो. फिर उन्होंने अपना रोब बांध लिया. तो अब वो वहां पे जैसे खड़े थे, तो उन्होंने पैर में कुछ चप्पल नहीं पहनी थी,
और वो लकड़े की जो पट्टियां होती है फ्लोरिंग की, वो उन्हों पैरों के नीचे महसूस हो रही थी, और उनके पैर अभी भी नींद की वजह से स्टिफ उनको महसूस हो रहे थे. द टेरी क्लॉथ ऑफ हिज रोब फेल्ट सॉफ्ट अगेंस्ट हिज जेनाइटल्स, बेली एंड बटक्स एज इट लाइटली ब्रश्ड द स्किन. तो उन्होंने अपना जो अंगरखा था, रोब था, उसको लपेटा ना, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है मटेरियल, तो वो उसका सॉफ्टनेस उनकी त्वचा पे उनको महसूस हो रहा था. इन हिज एजिटेटेड स्टेट इट वॉज माइल्डली अराउजिंग. क्रॉसिंग हिज आर्म्स ओवर हिज चेस्ट seemed to keep him contained and separate in some protective way. तो उनकी जैसे कि उनकी अंदर अंदर से वो जागरूक हो रहे थे. तो फिर उन्होंने अपने हाथ जब क्रॉस किए और हाथ छाती पे अपने हाथ जब उन्होंने लपेट लिए, तभी उनको प्रोटेक्टेड भी लग रहा था और सेपरेटेड भी लग रहा था, कंटेन्ड भी लग रहा था, सेपरेटेड भी लग रहा था, जैसे कि खुद को ही वो संभाल रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा था. His shoulders and face still felt tense from his aborted attempt at washing the dishes. और उन्होंने देखो वो बर्तन धो रहे थे और धोते धोते ही आधा छोड़ के वो निकल के आए, राइट. तो क्योंकि वो जो उनके कंधे में जो टेंशन और चेहरे में जो टेंशन थे, वो टेंशन अभी भी था, जो तब उनको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा, वो अब कम हो गया, पर फिर भी था. देखो कितना सूक्ष्म शरीर का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि शरीर में क्या क्या होता है, त्वचा को क्या लगता है, कमर पे क्या महसूस होता है, पेट पे क्या महसूस होता है, हर एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, so his shoulders and face still felt tense from his aborted attempt at washing the dishes. He could feel some apprehension in his chest as if there were a danger lurking. अंदर से ना वो बेचैन हो रहे थे, जैसे कि अभी आजू बाजू में कहीं डेंजर है और अपने पे अटैक होने वाला है, ऐसा कुछ उनको डेंजर महसूस हो रहा था. Suddenly it dawned on him that the sense of danger was caused by the recurring comments of his judge. और फिर उनको अचानक ख्याल आया कि मेरी अंदर की आवाज जो मुझे ये कुछ कुछ, तुम आलसी हो और तुम तो बस पड़े रहते हो और तुम्हें कभी कुछ जिंदगी में करना नहीं है, या रात को तुम देर तक टीवी देखते रहते हो और बर्तन तुमने नहीं घसे, अब तुम भुगतो. तो ये जो अंदर का जो भी कुछ उसको और खुद को एग्जिबिट करो, खुला घूमने की तुम्हें बहुत ज्यादा मस्ती है या मर्जी है, तो ये जो अंदर की आवाज उससे कंटिन्यूअसली उठे है, तब से उठे थे मुस्कान लेके, वो टोक टोक के वो अब उनकी हालत इतनी टेंशन वाली बन गई है, और वो जो अंदर का जज है वही डेंजर है, उसी का रेस्टलेसनेस उन्हें फील हो रहा है, वही डेंजर उसे महसूस हो रहा है. Suddenly it dawned on him that the sense of danger was caused by the recurring comments of his judge. He seemed more sensitive than usual today, and in this state he distinctly felt that his judge was attacking him no matter what it was saying. और देखो अब हमेशा वो अंदर की आवाज कुछ कुछ बोलते रहती है, वो उसको उड़ा देता है, अपना काम करते रहता है, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी, आज वो जरा ज्यादा सेंसिटिव थे, जो भी अंदर से आवाज आ रही थी उस बात को. और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अंदर का जज सिर्फ बात नहीं कर रहा, मुझे अटैक कर रहा है, तो वो वार कर रहा है मुझ पर, ये उसको ज्यादा महसूस हुआ. इट वॉज अनसेटलिंग टू फील द डेंजर राइट इनसाइड हिज ओन हेड. और बहुत विचित्र महसूस हुआ उनको, अपने ही सर के अंदर ये डेंजर है, मैं ही मुझको डेंजर हूं, राइट. इस बात से वो बेचैन हो उठे. फ्रैंक टुक अ ब्रेथ एंड एक्सेल्ड. उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीरे से सांस छोड़ी. He was aware that his inner tension felt at odds with what was happening around him. और फिर उनको ध्यान में आया कि जो आजू बाजू में हो रहा है, जैसे कि बर्तन धोने के बाकी है, कि जैसे टेंशन फील हो रहा है, और जो भी उनको जो भी दिमाग में बातें आ रही है, तो उनको ये ध्यान में आया कि ये अंदर का टेंशन बाहरी अस्तित्व से, अंदर का अस्तित्व बाहर की अस्तित्व, बाहर के अस्तित्व से लड़ रहा है, या तो
वो दोनों भिड़ चुके हैं। तो ये एक दूसरे से भिड़ गए हैं। He could smell coffee from next door and hear kitchen sounds of Doug and Louis over breakfast. बाजू के घर में डग और लुइस जो कपल रहता था, उनके यहाँ से कॉफी की खुशबू आई उनको, और उनकी हल्की हल्की आवाज, जैसे वो नाश्ता करते बातें करते बैठे थे तो उनकी आवाज सुनाई दी। In the distance he could hear a lawn mower and an occasional dog barking. और दूर पे कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था और कोई तो भी अपने लॉन पे लॉन मोवर चला रहा था। Suddenly a loud moving buzz caught his attention. और अचानक उसको आवाज आया, उसकी तरफ उड़ता हुआ कुछ जा रहा था, उसकी तरफ उसका ध्यान गया। A hummingbird was hovering over his head. उसके सर के ऊपर एक हमिंग बर्ड आया था और वो वहां पे मंडरा रहा था। It looked him straight in the eye before zipping over the bushes besides the house. और वो मंडराते हुए उसने सीधा फ्रैंक के सामने देखा, उस पक्षी ने, और फिर वो झाड़ियों में चला गया। देखो कि देखने की अब ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ, तो बात ये है अंदर क्या हो रहा है, शरीर में बारीक बारीक क्या हो रहा है, बाजू में क्या हो रहा है, दूर कहीं क्या हो रहा है, हर एक चीज का ऑब्जर्वेशन उसका माइंड करते जा रहा है। ओके, नाउ Frank's weariness began to subside as he noticed more of the colors and sounds around. बाजू से आने वाली कॉफी की खुशबू, वो जो कपल एक दूसरे से बात कर रहे हैं उनका हल्का आवाज, कहीं तो भी कोई अपना गार्डन क्लीन कर रहा है, एक रंग बिरंगी पक्षी आके उसके सामने उसके पास मंडरा के हुए चला गया, जो रंग खिले हैं, जो भी आवाज आजू बाजू में आ रही है, इन सब की वजह से वो थोड़ा शांत हो गए, वो फिर से थोड़ा शांत हो गए। A butterfly fluttered over the flowers in the garden below. और उतने में ही एक बटरफ्लाई जाके एक नीचे के गार्डन में घूमने लगा। The overgrown lawn in the backyard had a ragged wild sense to its dark green color. उनके पिछवाड़े में जो लॉन था, वो लॉन उनको साफ करने को टाइम नहीं मिला था, तो जैसे कि झाड़ी उग गई। अब झाड़ी जो उग जाती है ना अपने आप से, ये हमेशा देखो इसका ना ग्रीन का शेड थोड़ा ज्यादा डार्क होता है। तो ये डार्क शेड उसको वो दिखा, डार्क ग्रीन कलर उनको दिखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया। A light breeze sent the soft warmth of the air past his neck and Frank found himself starting to yawn. और हल्की सी हवा आई उनके गर्दन पर से, वो हवा जा रही थी, गर्म हवा, गर्म यानी वैसे गर्म नहीं, ऊब वाली हवा, ऊबदार थी, तो वो हवा उसको महसूस हुई और उन्होंने बहुत बड़ी जाम्बैला हिंदित काय म्हणतो, उन्होंने बहुत बड़ा यौन किया। हाँ, उनको क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से इन हिंदी, जाम्बैला काय म्हणतात आठवत नाही। ऑल राइट, एनीवे हम वी विल गो विद द वर्ड यौन। क्या बोलते हैं? उबासी लेना बोलते हैं यौन करने को। हाय भगवान, उबासी जाने दो, उससे तो यौन ही अच्छा है। या तो वो यौन करने लगे। stretching his arms high over his head, he filled his chest full of the morning air. उन्होंने हाथ ऊपर करके एक मस्त अंगड़ाई ली और छाती में हवा, मतलब एक लंबी सांस ले ली और अंगड़ाई भी उन्होंने ली। He let out a loud sound as he exhaled and shook himself, feeling his body claim some space of its own. वो अंगड़ाई लेके उन्होंने खुद को हिलाया और जैसे कि खुद को चौड़ा किया उन्होंने, ताकि ये जगह मेरी है, मतलब उनको ज्यादा जगह, अब जगह यानी मैं जगह नहीं बोलना चाहती, मैं आकाश तत्व के बारे में बात कर रही हूँ, स्पेस एलिमेंट, कि मेरा वो तत्व थोड़ा सा बढ़ जाए। He felt at home in himself and in the day. और अब उसको फिर से जो सुबह अर्ली मॉर्निंग का उनका मूड था, वो मूड उनका फिर से आ गया और वो अंदर से शांत हो गए और उनको लगने लगा नहीं, आज का दिन अच्छा है। His mind was quiet. उसका मन बिल्कुल चुप बैठ गया, शांत हो गया। उतने में अंदर से आवाज आई, डोंट फॉरगेट योर नेक।
बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो क्या? गर्दन भूलना नहीं, तुम्हारी गर्दन अकड़ी हुई है, इट्स नॉट फिक्स्ड, अभी ठीक नहीं हुई है। एंड जस्ट रिलैक्सिंग वॉन्ट फिक्स इट, और जस्ट बिकॉज तुम रिलैक्स हो जाओगे तो वो गर्दन क्या ठीक हो जाने वाली नहीं है। बिसाइड्स दैट लॉन नीड्स मूविंग, और देखा ना अभी तुमने वो पीछे का जो गार्डन था कितनी झाड़ी हो गई है, उसकी साफ सफाई करनी जरूरी है। एंड द व्हील ऑन द लॉन मूवर इज ब्रोकन, और जो इस मशीन से उसको लॉन मूवर से जिस मशीन से उसको साफ किया जाता है उसका व्हील, उसका चाक जो है वो चक्र जो है वो टूटा हुआ है। यू हैव थिंग्स टू डू, बहुत काम पड़े हैं भैया। ये अंदर से आवाज आई। फ्रैंक ने अंदर की आवाज को सुना। फ्रैंक लिसन टू द वॉइस एंड ही लिसन टू द मॉकिंग बर्ड सिंगिंग ऑन द वायर ओवरहेड। दो आवाज है, अंदर की आवाज है उसने सुनाई, और वो तार पे बैठा हुआ एक पक्षी, मॉकिंग बर्ड नाम का पक्षी जो होता है, वो जो आवाज कर रहा था वो आवाज भी उसने सुनी। He took a deep breath and felt the space in his chest and the porch beneath his feet. उन्होंने लंबी सांस ली और छाती में हवा जो भर गई उसको महसूस किया, पैरों के नीचे जमीन को महसूस किया। He leaned over the railing and watched the squirrel making its way across the lawn. मेरे पास दुनिया में बहुत टाइम है, आज मेरा छुट्टी का दिन है। अंदर की आवाज को मैं कोई दाद देने वाला नहीं हूँ। वो अपने ही रेलिंग पे हाथ टिका के आराम से खड़े रहे, और एक गिलहरी, एक स्क्विरल यहाँ वहां दौड़ रही थी, उसको वो देखने लगे। He enjoyed the sun warming his shoulders through the robe, और वो धूप का जो गर्मी उनके अपने कांधे पे जो फील हो रही थी उनको बहुत अच्छा लग रहा था। His voice continued in his head, अंदर की आवाज की बड़बड़ चालू रही। But now it was just one of the things he was aware of, लेकिन सारा ध्यान उनका उस आवाज की तरफ नहीं था। अब वो पक्षी भी देख रहे थे, रंग भी देख रहे थे, बटरफ्लाई को भी देख रहे थे, स्क्विरल भी देख रहे थे, कॉफी का स्मेल भी ले रहे थे, सिर्फ अंदर की आवाज पे उनका ध्यान नहीं था। अंदर की आवाज चलती रही लेकिन उस पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान नहीं टिकाया। अब वो अलग अलग चीजों को भी देखते रहे। ओके, यहाँ पे ये जो स्टोरी है अब इतनी ही बढ़ी। अब कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 अवेयरनेस, सजगता। आज यहाँ पे रुकते हैं। कहाँ गई मेरी पेंसिल? ठीक है, कुछ कहना है किसी को? या यू वांट टू शेअर एनीथिंग? रुकते हैं। मगाशी तुम्ही विचारलत ना की हा. बोलायचं का काही, तर मी तेव्हा मला लागोपाठ 2 शिंका आल्या ओके, आणि मग मी ते शिंक थांबायला म्हणून मी ही मुद्रा करून बसली होती. अच्छा, बरं हा. बरं. त्याच्यामुळे लगेच माझ्या शिंका थांबल्या. थांबल्या. अच्छा, कदाचित वायू मुद्रा. कदाचित त्यांना सांगायचं होतं की शिंका आल्या तर ही मुद्रा करा, म्हणजे शिंका लगेच थांबतात. पर शिंका हे शरीरची संरक्षणात्मक क्रिया आहे आणि शिंका हे नैसर्गिक क्रिया आहे. हो, तिला पण खूप जर शिंका थांबवायचं. आल्या ना, खूप शिंका आल्या ना तर मग दुखायला लागते पाठ. बरोबर आहे, ते ठीक आहे. मी सांगते, जनरली सांगते, कारण लोकांना वाटेल की प्रत्येक वेळेला शिंक थांबवायला पाहिजे. नाही, तुम्हाला 8, 10, 15 एकदम अचानक शिंका येत असतील, तुम्हाला ती एलर्जिक स्नीझिंगचा प्रॉब्लेम असेल, मला ते गार पाठ सेन्सेशन दुखते. झालं. मी बसलेली होती तर ओट्याला माझा पाय लागला आणि खूप गार लागलं आणि सडन शिंका सुरू झाल्या. करेक्ट. तर मग मला त्या स्टॉप करायच्या होत्या, म्हणून बरोबर. मग हा. ऑल राईट, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. यस शांती, हाय. I hope you. Sorry, Yes, I missed the recording three, बंद four करी part. नको. you missed the. I missed 4 बजे के बाद में मैं ज्वाइन इन किया, तो I couldn't connect what you were like. People were giving their own experiences. Right. No That problem. was No problem. I'll be sharing the homework on WhatsApp. okay. हा, अजून कोण काय बोललं? सुचित्रा, तू काय बोलली? नाही, मी ना. રેકોર્ડિંગ બંધ કર નાખો, રેકોર્ડિંગ. हाँ, recording. ભલે ને લોકોને આપણી વાતો સાંભળવા મળે. શું ખોટું છે? उबासी आए तो क्या रोकने का बीच में?
हाँ मेरे को बहुत ही आती है बीच बीच में। हाँ, लेकिन उनको जो है ना वो ऑक्सीजन अगर थोड़ा सा कम हो जाए ना तो भी आती है। मैंने कहा ना, शरीर संरक्षणात्मक क्रिया है ये सारी। तो लंबी सांस लेने की, चारू जी, अगर आप 2-3 लंबी सांस ले लोगे और तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो तुम्हें यॉर्निंग आना कम हो जाएगा। एक दूसरा रीत है ऑक्सीजन पाने का, पानी पीना। पानी क्या है? H2O। पानी में भी ऑक्सीजन है। तो पानी पी, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी कम उबासी आएगी आपको, यॉर्निंग कम होगा आपका। हाँ, पानी पीने का और लंबी सांसें लेने का, ऑक्सीजन लेवल्स रेस्टोर हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मॅम आणि ठीक आहे, बोल तू. हा, काही नाही, ह्या सेट विजडम वर्कशॉपला गेलो होतो ना, तिथे ध्यानाचा एका लेडीने अनुभव शेअर केला, तो मला इथे सांगायचा होता ऍक्च्युली. बोल ना, सांगू का? बोल एक ना. 7 मिनिटं लागतील. हा. ती तेलगू होती ती बाई, आणि अतिशय म्हणजे गरीब परिस्थितीतली आहे, त्यामुळे तिला काही एवढी कल्पना नव्हती, साधी सरळ होती ती. तिला सगळ्यात सुरुवातीला म्हणजे असं जसं मी आता व्हॉलेंटियर ध्यानाचं हे करते तसं पुण्यातली आहे ती बाई, आणि तिला त्रास व्हायला ब्रेस्ट मध्ये कॅन्सर आणि ट्युमर सांगितला होता. तर तिला 21 दिवस ध्यान सांगितलं सतत. एक पिरॅमिड 2x2 चा ऑनलाईन घेतला आणि त्याच्या खाली बसून तिला सतत 2 तास सकाळचं ध्यान सांगितलं. 18-20 दिवसामध्ये तिची ट्युमरची ती जी गाठ होती ती पूर्ण म्हणजे वितळून हे झालं. सोनोग्राफी मध्ये आणि एक्सरे मध्ये तिचे रिपोर्ट नील आले सगळे. तर डॉक्टरांनी पण विचारलं हे कसं झालं म्हणून. तर ते सॉल्व्ह झालं तिचा प्रॉब्लेम. आणि पुढचे 7 दिवस मग तिला कसं ते इंट्युशन वाढलं आणखीन, म्हणजे मेडिटेशन करायला ती जास्त डायव्हर्ट झाली, तिला ध्यासच लागला. परत मग रोज 2 तास बसायची. त्याच्यामध्ये तिला 1 आठवडाभर एक सनफ्लॉवर यायचं ध्यानाला बसली की ध्यानामध्ये. आणि 7ही दिवस तिला साऊथ मधले ते देवांची एक एक यात्रा करून आणली डेली 7 दिवस 1 आठवडा. म्हणजे तिरुपती बालाजी, पद्मनाभ मंदिर असं हाताला धरून तिला हाताला धरून सगळ्या यात्रा करून आणल्या 1 आठवडा. आणि तिला परत लास्ट डेला सांगितलं, गाईड केलं की अजून पुढे तुला बरंच काही अनुभवायला मिळणार आहे म्हणून. असं सांगून त्याने बाय करून ते फुल गेलं. आणि मग परत नेक्स्ट वीक मध्ये तिला तिच्या शरीरातली 4-5 दिवस सतत एकच किडनी दिसत होती ध्यानामध्ये बसायची. तर तिच्या शरीरातली एकच किडनी दिसायची तिला. मग त्या मास्टर तिला घेऊन गेल्या, डॉक्टरांकडे रिपोर्ट केले, सोनोग्राफी एक्सरे काढले तिचे, तर खरंच तिच्या शरीरात एकच किडनी होती. झालं काय होतं माहितीच नव्हतं. नाही ऍक्च्युली काय होतं, झालेलं काय होतं की आधी साधी सरळ आणि नॉलेजेबल नाही ना एवढी. तर डॉक्टरांनी तिचं युटेरसचं ऑपरेशन केलं होतं पुण्यातल्या डॉक्टरांनी, आणि तेव्हा ती किडनी काढून घेतलेली होती. कित्येक वर्षांपूर्वी ती किडनी काढली गेली होती, युटेरसचं ऑपरेशन करताना डॉक्टरांनी काढलेली. आणि तिला ते ध्यानाच्या माध्यमातून आपोआप कळलं की शरीरातली किडनी तिला एकच दिसतेय. मग त्या डॉक्टरांकडे घेऊन गेले ते रिपोर्ट्स. ती जी मास्टर होती ज्या ध्यान शिकवत होत्या, त्या मास्टर तिला घेऊन गेल्या डॉक्टरांकडे ज्यांनी युटेरसचं ऑपरेशन केलेलं त्यांच्याकडे. ते म्हटले मी ऑपरेशन केलं तेव्हा तिला सांगितलं होतं आणि दाखवलं होतं. उसको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने निकाला और मैंने दिखाया भी था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, वो समझ नहीं पाई. मग आता स्पिरिच्युअल मास्टर्स सगळे, तर काही त्यांनी त्याच्याशी पंगा घेतला नाही, डॉक्टरांना सोडून दिलं. पण मग तिला जसं रेग्युलर ध्यान करायला लावलं, तर ध्यानामध्ये येऊन मास्टर्स तिला भेटायला लागले आणि त्यांनी तिला सांगितलं की तू ध्यानाचं प्रमाण वाढव, 5 ते 7 तास रोज दररोज ध्यानाला बस म्हणून. आणि तिने ते मान्य केलं, कारण तिचा एक ब्रेस्टचा आणि त्याचा तो ट्युमरचा अनुभव, नंतर दुसरी तिला यात्रा करून आणली 1 आठवडा, त्यामुळे तिचं खूप फेथ बसलं त्याच्यामध्ये, म्हणजे विश्वास खूप बसला तिचा, श्रद्धा बसली. आणि मग तिने ती ध्यानाची मात्रा वाढवली. तर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड तिला सगळ्यात पहिले सुरुवातीला ध्यानामध्येच मसुरीच्या डाळीप्रमाणे एवढा आकाराचा तिथे ठिपका दिसला पहिले 2-3 दिवस. नंतर तो ठिपका मोठा मोठा होत एक चवळीच्या डाळीप्रमाणे, मग थोडं अजून मोठं. तर 4-6 महिन्यामध्ये सतत ती ध्यानात बसून किडनी तिची तयार झाली. अच्छा, हा बेटा, आलं बरं आलं.
माधवी आय एम सॉरी, मला जरा जावं ठीक आहे. लागणार आहे. ठीक हा आहे. उद्या फक्त मला सांगशील का? सांगायचं होतं की ध्यानामध्ये सगळं काही ध्यानामध्ये ताकद काय आहे हे तू सांगते. एवढंच सांगायचं होतं मला शेअरिंग. ऑलराईट. ग्रुपवर त्या लेडीचा फोटो पण काढलेला आहे, तो टाकते. बरं बरं. की एक 4-6 महिन्यामध्ये सबंध किडनी एक डेव्हलप होऊ शकते जर आपण आंतरिक शक्ती, आपली मनाची शक्ती वाढवली आणि बरं. श्रद्धापूर्ण भावनेने ध्यान तर केलं तर. आपण काही मॅनिफेस्ट करू शकतो. येस, मेडिटेशन करू मध्ये ती शकतो. पॉवर आहे. येस, सॉरी Just एक माधवी, मी अनुभव घेते. शॉर्टकट करते, Sorry, sorry, मला जरा जावं sorry, sorry. लागणार आहे. ठीक आहे, ठीक आणि आहे. सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू एव्हरीबडी. आय विल सी यू Okay. टुमॉरो. Thank you, ma'am. Thank you. थँक्यू आरती.